हेलो, नमस्ते, वेलकम टू इटीश ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फीस्ट ऑफ द डेड। फीस्ट का मतलब होता है दावत या भोजन या खाना। डेड यानी मरा हुआ, तो यानी मरे हुए की दावत यानी मृत्यु भोज जिसे हम बोलते हैं। जनरली ये जो चैप्टर है ये एक रियलिटी पे बेस्ड है और इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा मोरल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एक लेसन दिया हुआ है जो हमें स्टोरी के एंड में पता चलेगा। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं, वैसे 5 है बट 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास ये पूरी स्टोरी घूम रही है। 5वां कैरेक्टर हम लोग बाद में देखेंगे। एक होता है दुर्योधन आगा जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर था बट एक्चुअली वो मर गया था। तो उसके बाद में पूरी कहानी शिफ्ट हो जाती है गुलनाज पे जो उसकी वाइफ होती है। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, एक 9 साल का होता है और एक 6 साल का होता है। तो कहानी स्टार्ट होती है, जनवरी का मौसम होता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं जनवरी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ठंडा मौसम होता है। और पहाड़ी के ऊपर का जो रास्ता था जहाँ पे मॉस्क था, चर्च था, ओक का पेड़ था और जहाँ पे फाउंटेन भी था, जहाँ पे गर्मियों में काफ़ी सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे जाते थे। अब इन सारी जगह पे एकदम सुनसान पड़ा रहता था, मतलब कोई भी दिखाई नहीं देता था। जहाँ पहले बच्चे खेलने के लिए आया करते थे अब सारे के सारे बच्चे वहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। लेकिन इस मौसम में भी कोई एक जना ऐसा था जो हमेशा उस पहाड़ी पे जाता था, फाउंटेन के पास में, फुव्वारे के पास में, और दिन भर का पानी वहाँ से भर के लेकर आता था। ये था दुर्योधन आगा। अब कहानी स्टार्ट होती है मेन। एक दोपहर की बात है जब एक बच्चा जो कि पहाड़ी पे गया हुआ था वो वहाँ से पहाड़ी से भागते हुए आता है और जो भी पहला आदमी उसे दिखाई देता है उसी को वो बोलता है दुर्योधन आगा मर गया। अब ये दुर्योधन आगा वास्तव में था कौन? दुर्योधन आगा उस पूरी कॉलोनी में एक जाना पहचाना फिगर था, एक जानी पहचानी आकृति थी, जाना पहचाना इंसान था। दुर्योधन आगा एक वाटर कैरियर था, यानी पानी सप्लाई करने वाला एक आदमी था। ये क्या काम किया करता था? ये पहाड़ी पे जाता था, पहाड़ी पे जो फाउंटेन होता था वहाँ से पानी भरता था और पूरी गली में पानी सप्लाई किया करता था। दुर्योधन आगा बहुत अमीर नहीं था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। इसके पास जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम लोग मान सकते हैं एक लंबी सी लोहे की रॉड थी, पोल था, उसके दोनों साइड में 2 चेन्स लटकी हुई थी और उन दोनों चेन से 2 कैन थे पानी के बड़े बड़े जो वो अपने कंधों पर लटका के इधर उधर गली में घूमता रहता था, लोगों को पानी सप्लाई किया करता था। पूरे दिन भर दुर्योधन आगा चिल्लाया करता था, पानी, किसी को पानी चाहिए, पानी। जिसे भी पानी चाहिए होता था वो दुर्योधन आगा को आवाज़ लगा दिया करता था और बोलता था दुर्योधन आगा 1 ट्रिप, 2 ट्रिप या 3 ट्रिप। 1 ट्रिप का मतलब होता था पानी के 2 कैन, 2 कैन होते थे 1 ट्रिप। 1 ट्रिप के उसे मिलते थे 3 कुरुश। कुरुश वहाँ की करेंसी है जहाँ की ये स्टोरी हमें बताई गई है। अब ये बहुत ही गरीब था, सिर्फ पानी सप्लाई करके इसका जीवन चला पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि इसकी जो वाइफ थी गुलनाज, इसे हफ्ते में 3 या 4 बार लोगों के द्वारा कपड़े धोने के लिए बुला लिया जाता था, तो थोड़े पैसे वो वैसे कमा लिया करती थी। दूसरा, कपड़े धोने में वो थोड़ी सी चीटिंग करती थी जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता था। और वो चीटिंग भी कैसे करती थी? कपड़े धोते समय पानी को ज़्यादा यूज़ कर लेती थी जिससे उसके हस्बैंड को पानी सप्लाई करने का और ज़्यादा मौका मिल जाए। मतलब बहुत ही दयनीय ढंग से ये चीटिंग करते थे सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। लेकिन अब ये सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही गुलनाज ये बात सुनती है दुर्योधन आगा मर गया, वो वहीं पे जम जाती है, जड़ हो जाती है। काफ़ी देर तक वो सोचती रहती है कि अब मैं इस गरीबी की हालत में अपने 2 बच्चों के साथ में अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। 2 बच्चे जिसमें एक बड़ा बच्चा था 9 साल का और छोटा बच्चा था 6 साल का। वो काफ़ी देर तक सोचती रहती है, सदमे में चली जाती है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाती है। अब उस गांव में एक परंपरा होती थी, जैसा आज भी बहुत सारे गांव में हमें देखने को मिल जाती है, कि जिस घर में मौत हो जाती थी, जिस घर में कोई मर जाता था, उस घर में खाना बनता नहीं था तो पड़ोसियों से खाना आ जाया करता था 2-3 दिन तक। आज भी कई सारे हम लोग इंडिया के, भारत के गांव में कई सारों में ऐसा देख सकते हैं कि जिस भी घर में मौत हो जाती है वहाँ पे चूल्हा नहीं जलता है, यानी वहाँ पे खाना नहीं पकाया जाता। तो आसपास में जो पड़ोसी होते हैं वो खाना सप्लाई कर दिया करते हैं।
तो उस गांव में भी बिल्कुल यही ट्रेडिशन था। अब जिस दिन दुर्योधन आगा की मौत हुई थी उस दिन सच बताएं तो घर में किसने खाने के बारे में सोचा भी नहीं था। और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है, जिस घर में मौत हो गई उस घर के लोगों को अगर भूख भी लग रही है तो भी खाना भाता नहीं है, तो किसने खाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन पहले दिन का जो खाना आता है वो आता है व्हाइट हाउस से। व्हाइट हाउस जो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का घर था। सच बताएं तो खाने के बारे में किसने सोचा नहीं था, लेकिन जैसे ही व्हाइट हाउस से खाना आता है, जैसे ही उस खाने का कवर उठाया जाता है तो खाने की जो खुशबू होती है वो उन सबको, यानी गुलनाज को और उसके दोनों बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। खाने में अलग अलग तरह की डिशेस थी, चिकन सूप था, चीज़ रोल्स थे, मिठाइयाँ थी और बहुत सारी डिशेस थी। तो खाने के बारे में किसी ने सोचा नहीं, लेकिन जैसे ही कवर उठाया जाता है खाने की जो खुशबू होती है वो उनको अपनी तरफ खींच लेती है और ऑब्वियसली वो लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। अब ये खाना उन लोगों को इतना टेस्टी लगा जितना टेस्टी खाना शायद आज तक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं खाया था। तो खाना दिन का तो वो ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन रात को भी ऑब्वियस होता है दिन का जो बचा हुआ खाना था उसी को ख़त्म करने के लिए रात को भी वो दोबारा खाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि ये खाना उन्हें अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अब सेम इसी तरह से 2-3 दिन तक कंटिन्यूएशन चलता रहता है। अगले दिन कोई दूसरा पड़ोसी आता है जो उनके खाने की परवाह कर लेता है, यानी जो उनके लिए खाना भिजवा दिया करता है। लेकिन जितना टेस्टी खाना व्हाइट हाउस से आया था उतना टेस्टी खाना बाकी आने वाले खानों से के बराबर नहीं था। व्हाइट हाउस से आया हुआ खाना उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, लेकिन फिर भी बाकी दिन जो खाना आ रहा था उनके खुद के घर में पकने वाले खाने से कहीं ज़्यादा टेस्टी था। तो ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहता है। और अगर पूरी ज़िंदगी ऐसा चलता रहता तो गुलनाज और इसके बच्चे अपने इस दुख को पूरी ज़िंदगी भर सहन कर सकते थे। लेकिन जब पहले दिन खाना आना बंद हो जाता है, जब पहला दिन आता है जिस दिन कहीं से भी खाना नहीं आता, तो गुलनाज और इसके बच्चों को महसूस होता है कि उनके लाइफ में ये जो दुख आया है ये असहनीय है, इसे अब सहन नहीं किया जा सकता। जब पहली दोपहर आती है, जब पहला दिन आता है जिस दिन खाना आना बंद हो जाता है, उस दिन दोपहर तक तो उन लोगों ने पूरी उम्मीदें लगाई रखी कि अब कहीं ना कहीं से खाना आ जाएगा। लेकिन जब दोपहर तक खाना नहीं आया तो उनकी सारी उम्मीदें टूट गई और उन बेचारों को पता चल गया कि अब कहीं से खाना नहीं आ सकता। तो उन्होंने वापस अपने ही बर्तन में खाना पकाया, जो भी उनके पास बचा खुचा आइटम था। अब अभी तक 3-4 दिन से क्योंकि ये अलग अलग तरह का खाना खा रहे थे, इसलिए इन्हें अलग अलग तरह के खाने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन्हें अपना खाना जो इन्होंने अपने घर में पकाया था वो भा तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ा जैसे तैसे। थोड़े समय बाद एक ऐसा दिन आया जब उनके घर में इकट्ठा किया हुआ जितना भी अनाज था, जितने भी खाने के आइटम्स थे, सब खत्म हो गए। सारे डब्बे, सारे बॉक्सेस, सारी बॉटल्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। तो इन्होंने घर के औने कोने में पड़े हुए जितने भी आइटम्स थे, जैसे लहसुन की कलियाँ थी, कुछ प्याज थे, कहीं पे बीन्स पड़े हुए थे, उनको खा के अपना दिन निकाला। लेकिन उसके बाद जब ये कुछ भी ख़त्म हो गया तो फिर इन्हें महसूस हुआ कि अब इनकी लाइफ बहुत मुश्किल से चलने वाली है। और इसके बाद वो पहला दिन था जब वो लोग खाली पेट अपने बिस्तर पे सोने के लिए गए, यानी पूरा दिन भर से वो खाली पेट थे, उन्हें कहीं से खाना नहीं मिल रहा था। अब अगले दिन तक भाई एक पूरा दिन भूखे निकाल चुके थे, खाली पेट निकाल चुके थे, तो अगले दिन तक जो छोटा बच्चा था जो 6 साल का था, भूख के कारण वो बेचारा चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। अब गुलनाज सोच रही थी कि काश कोई मुझे कपड़े धोने के लिए बुला ले, जिससे थोड़े पैसे आए और मैं अपने बच्चों को और अपना खुद का पेट भर सकूं। लेकिन गली के जो लोग थे उन लोगों को भी लग रहा था कि अभी अभी इस घर में मौत हुई है और अभी अगर हमने गुलनाज को कपड़े धोने के लिए बुला लिया तो ये तो इसके ऊपर अत्याचार होगा। तो गली के लोग भी अपनी जगह पे सही थे, तो इसलिए कोई भी उसे कपड़े धोने के लिए भी नहीं बुलाता। अब उस दिन सच बताएं तो किसी ने बिस्तर से उठने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही बिस्तर से उठते तो खाने की जो भूख है वो और ज़्यादा बढ़ जाती। सब लोग बिस्तर पे ही लेटे हुए थे और सपने देख रहे थे सिर्फ खाने के। जो छोटा बच्चा था वो ताज़ी और फूली हुई ब्रेड के सपने देख रहा था, और जो बड़ा बच्चा था वो मिठाइयों के सपने देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि वो भी कितना बेवकूफ़ था जो सारी मिठाइयाँ एक बार में खा गया। अगर उसे पता होता कि उसे दोबारा ऐसी मिठाइयाँ खाने का मौका नहीं मिलेगा तो वो हर एक मिठाई को स्वाद ले लेकर खाया करता था। लेकिन अब क्या किया जा सकता था जब सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। गुलनाज भी बेचारी अपने बेड पर लेटी हुई थी
और बाहर लोगों के आने जाने की आवाज़ सुन रही थी। लोगों के बाहर आने जाने के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती थी। इस बार ये तहसीन इफेंडी के पाँव की आवाज़ थी, जो कि एक नाई था, अमीर आदमी था, और वो अपनी दुकान पे जा रहा था, अपने सलून पे जा रहा था। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, फिर एक बच्चे के पाँव की आवाज़ सुनाई देती है जो एक स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद में एक ब्रेड बेचने वाले आदमी की टोकरियों की चरमराहट की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब एक ब्रेड बेचने वाला आदमी वहाँ पे डेली आया करता था, जो कि वाइट हाउस में ब्रेड सप्लाई करने का काम किया करता था। वो अपनी टोकरी, अपनी बास्केट पूरी ऊपर तक ब्रेड से भर के लाया करता था और वाइट हाउस में डेली सप्लाई करने के लिए आया करता था। ये बड़ा बच्चा था जिसने सबसे पहले उन टोकरियों की आवाज़ सुनी, ब्रेड की टोकरियों की आवाज़ सुनी। वो अपनी मम्मी की तरफ यानी गुलनाज की तरफ देखता है बड़ी उम्मीद से। उसकी मम्मी बेड से उठती है, खड़ी होती है। गुलनाज बेड से खड़ी होती है, अपने चारों तरफ एक शॉल लपेटती है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जाके उधार पे उस ब्रेड वाले से कुछ ब्रेड लेकर आ जाएगी और उससे बोल देगी कि जब भी हमारे पास थोड़े पैसे आएंगे तो हम आपको चुका देंगे। अब गुलनाज बेचारी जाती है, दरवाज़ा खुलती है, बाहर जाती है और देखती है कि जो ब्रेड वाला था वो अपने घोड़े के ऊपर ब्रेड की टोकरियाँ टांगे हुए था, और ब्रेड की जो टोकरियाँ थी, बास्केट्स थी, ये पूरी ऊपर तक ब्रेड से भरी हुई थी, ताज़ी ताज़ी फूली हुई ब्रेड से। अब गुलनाज उसके पास जाने ही वाली थी ब्रेड उधार पे मांगने के लिए। इतने में वो क्या देखती है कि ये जो ब्रेड वाला आदमी था ये अपने घोड़े के ऊपर गुस्सा करते हुए चिल्ला देता है और घोड़े को गालियाँ निकाल देता है। तो गुलनाज उसके गुस्से को देखकर ठंडी पड़ जाती है और इसमें हिम्मत नहीं होती कि वो उससे जाके उधार में सामान लेकर आ सके। बेचारी मुंह लटका के वापस अपने घर पे आ जाती है। जैसे ही वो अपने घर में वापस आती है, बच्चे उसका खाली हाथ देखते हैं, गुलनाज का, और सारी बातें समझ जाते हैं। एक बार दोबारा इतनी अच्छी खुशबू वाला खाना उसके पास से गुजर गया, लेकिन गुलनाज अपना हाथ नहीं फैला सकी उस खाने को मांगने के लिए। अब गुलनाज अंदर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाती। बच्चे अपने आप ही बिना उसके बोले खाली हाथ देखकर समझ जाते हैं सारा माजरा, सारी कहानी। अब जब छोटा बच्चा होता है वो भूख से तड़पने लग जाता है, भूख से कराहने लग जाता है, और वो बोलता है मम्मी अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, अब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। मम्मी बोलती है हाँ बेटा मुझे पता है, ये भूख है जो तुझे फील हो रही है, मुझे भी फील हो रही है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। अब मदर अपने रोते हुए बच्चे को नहीं देख सकती, तो वो अपने बड़े बच्चे को बुलाती है। जो 9 साल का जो बच्चा था उसे वो बुलाती है अपनी तरफ, और दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। मदर बोलती है यानी गुलनाज बोलती है अपने बड़े बच्चे को कि बेटा हमें बोडोस के पास जाना पड़ेगा। बच्चे जो बोडोस था ये एक ग्रोसर था, यानी एक दुकानदार था। ग्रोसर हिंदी में हम लोग दुकानदार को बोलते हैं। 5वां कैरेक्टर जो मैंने बताया था 5 कैरेक्टर से, तो ये भी उनमें से एक है। तो गुलनाज बोलती है अपने बड़े बच्चे को बेटा हमें बोडोस के पास जाना पड़ेगा, उससे कुछ हम सामान उधार लेकर आ जाते हैं और उसे हम बोल देंगे कि जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम आपका पैसा चुका देंगे। अब लड़का जो होता है वो भी बेचारा 1.5 दिन हो चुके थे इन्हें भूखे हुए, कल पूरा दिन से ये भूखे थे और आज भी दोपहर लगभग हो चुकी थी, 1.5 दिन हो चुके थे, कमजोरी वैसे ही आ चुकी थी। ऊपर से बाहर का जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी था। लड़के के पास कोट होता है लेकिन बहुत ही गंदा और बहुत ही फटे हाल कोट होता है, इतना लायक नहीं होता कि बाहर की ठंड को वो सहन कर सके, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बेचारा अपने छोटे भाई के लिए और अपनी मम्मी के लिए और अपने खुद के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर की जो ठंड थी वो असहनीय थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक उम्मीद होती है। जैसे तैसे वो बेचारा लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है दीवार के सहारे। मतलब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती। आप लोग सोचिए 1.5 दिन से भूखा बच्चा और वो भी 9 साल का बच्चा, उसमें इतनी भी जान नहीं होती कि वो ढंग से चल भी पाए। जैसे तैसे बेचारा खड़ा होता है दीवार के सहारे लड़खड़ाता हुआ, पहाड़ी पे जाता है दुकान तक, बोडोस की दुकान तक, और वो वहाँ पे जाके थोड़ी देर तक इंतज़ार करता है सारे कस्टमर्स के चले जाने का, क्योंकि वो चाहता था कि मैं प्राइवेट में दुकानदार से बात कर सकूं और थोड़ी देर तक इस दुकान में गर्मी का आनंद ले सकूं। दुकान में गर्मी थी। जब सारे कस्टमर चले जाते हैं उसके बाद में 9 साल वाला जो बच्चा होता है यानी जो बड़ा बच्चा होता है, ये जाता है बोडोस के पास यानी दुकानदार के पास और इसे सामान का ऑर्डर दे देता है। आलू, राइस और आटे का ऑर्डर दे देता है। जब ये सारा सामान पैक हो जाता है
उसके बाद ये इस तरह से दिखावा करता है, अपनी पॉकेट में हाथ डालने का दिखावा करता है कि जैसे ये पैसे तो घर पे ही भूल के आ गया, और ये बोलता है ओह लगता है पैसे तो शायद मैं घर पे ही भूल के आ गया, और इतनी ठंड में इतनी दूर घर पे वापस जाना, पैसे लेकर आना, फिर सामान लेकर जाना, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। इसलिए आप एक काम करो, अभी मुझे सामान दे दो, बाकी अमाउंट जो है वो आप लिख लो, मैं आपको कल पैसे चुका दूंगा। अब वास्तव में बड़े बच्चे ने प्रयास तो बहुत बहादुरी पूर्वक किया था, लेकिन जो दुकानदार था उसे भी व्यापार के सारे तरीके पता थे। तो वो बोलता है देखो पहले तुम घर पे जाके पैसे लेकर आओ, उसके बाद में सामान लेकर चला जाना, क्योंकि जो जिसके घर पे पैसे होते हैं वो इतना पतला दुबला मरियल सा नहीं होता, और तुम तो दिखने में बहुत पतले हो, तो पहले पैसे लेकर आओ फिर सामान लेकर जाओ। अब बेचारा जो बच्चा होता है 9 साल वाला, उसकी सारी की सारी उम्मीदें टूट चुकी होती है। अब वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है कि उसका झूठ पकड़ा गया था, दुकान से बाहर आता है और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब बाहर गली का जो टेम्परेचर था, गली का जो तापमान था, गली की जो ठंड थी, वो उसे असहनीय लग रही थी। ठंड तो पहले भी उतनी थी, लेकिन पहले उसके मन में एक उम्मीद थी, उम्मीद की एक किरण थी, तो उसे ठंड का एहसास नहीं हो पाया। उम्मीद थी अपनी भूख मिटाने की, लेकिन अब जब उस बेचारे की उम्मीद भी टूट गई, तो अब उसे पता चला कि बाहर की ठंड भी उनके दुखों की तरह असहनीय है। बेचारा बच्चा जैसे तैसे आगे बढ़ता है। जब वो अपनी गली के कॉर्नर पे पहुंचता है तो सामने उसे व्हाइट हाउस दिखाई देता है। व्हाइट हाउस की चिमनी में से धुआं निकल रहा था, यानी वहाँ पे खाना पक रहा था। वो बच्चा मन ही मन सोचता है कितने खुशकिस्मत है वो लोग, कितने लकी है वो लोग जो इस व्हाइट हाउस में रहते हैं, कम से कम 2 वक्त का खाना तो उन्हें मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को उन व्हाइट हाउस में रहने वाले लोगों से जलन हो रही थी, बल्कि वो तो उनका आभारी था कि उन लोगों ने उसे अपनी लाइफ का सबसे टेस्टी खाना खिलाया था। खैर जैसे तैसे बच्चा अपने घर पे पहुंच जाता है। जब वो घर पे जाता है तो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आँख नज़रें नीचे कर लेता है, और उसके खाली हाथ देखकर छोटा बच्चा और उसकी माँ यानी गुलनाज सारा माजरा समझ जाती, कहानी समझ जाती है। अब बेटा जब घर में घुसता है 9 साल वाला, तो वो सिर्फ इतना ही बोलता है मम्मी मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो बेड पे लेट जाता है, चारपाई पे लेट जाता है। उसकी मम्मी उसके शरीर के ऊपर जितने भी कंबल होते हैं, जितने भी कपड़े पड़े होते हैं, वो सब डाल देती हैं ताकि उसके शरीर को ठंड से बचाया जा सके, और उसके तपते हुए शरीर को अपने हाथों से ठंडा करने की कोशिश करती है। वो बच्चे को बुखार आ चुका था, और बुखार भी एक लेवल तक बढ़ चुका था। अब बेचारा बच्चा दर्द से करा रहा था, एक तो वैसे भूख से तड़प रहा था, दूसरा दर्द से भी अब तड़प रहा था, बुखार के दर्द से। गुलनाज को समझ नहीं आता कि अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करे। वो भी इधर उधर घूमती रहती है, पूरे दिन भर घर में इधर उधर घूमती रहती है। घूमते घूमते शाम हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उससे देखा नहीं जाता, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। खुद को भी भूख महसूस हो रही थी, और सामने उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देख सकती है। बेचारी वो भी रोने लग जाती है, उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लग जाते हैं। गुलनाज सोच रही होती है क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। अचानक गुलनाज की नज़र जाती है उसके बच्चे के ऊपर पड़े हुए जितने भी कपड़े के ढेर थे उस पर नज़र जाती है, और फिर वो सोचती है क्या कोई ऐसा नहीं है जो इन कपड़ों के बदले थोड़ा पैसे दे सके। फिर उसे याद आता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही पड़ोस में किसी ने उसे बताया था कि गली के कॉर्नर पे एक कबाड़ी की दुकान है, वो सेकंड हैंड आइटम्स को खरीदते हैं और उसके बदले में कुछ पैसे दे देते हैं। अब गुलनाज को वापस से उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन शाम हो चुकी थी और अब तक तो शायद दुकान भी बंद हो चुकी थी। तो गुलनाज सोचती है कि कल सुबह सबसे पहले उठ के मैं उस कबाड़ी की दुकान पे जाऊंगी, कपड़ों को बेचूंगी, कुछ पैसे लेकर आऊंगी और अपने बच्चों का पेट भरूंगी। इसी के साथ गुलनाज के चेहरे पर एक शांति का भाव दिखाई देता है, और गुलनाज अपने बच्चे की चारपाई के सिरहाने पर बैठ जाती है, सिर के पास में बैठ जाती है। छोटा बच्चा भी वहीं पे बैठा हुआ रहता है, 6 साल वाला बच्चा भी वहीं पे बैठा हुआ रहता है। दोनों एक टक एक दूसरे को देख रहे होते हैं। छोटा बच्चा अपने भाई को देख रहा होता है, और जो भाई होता है वो पता नहीं कहाँ देख रहा होता है, इधर उधर, उसकी आंखें खुली रहती है, दर्द से बेचारा अभी भी करा रहा था। थोड़ी देर सब कुछ शांत रहता है। अचानक छोटा बच्चा अपनी माँ के कान के पास आके बोलता है, बहुत धीरे से, इतनी धीरे से कि बड़े वाले बच्चे को उसकी आवाज़ सुनाई ना दे। वो बोलता है, मम्मी क्या मेरा भाई मर जाएगा? अब इतना सुनते ही गुलनाज के पूरे शरीर में एक कंपन दौड़ जाता है। गुलनाज कांप जाती है, जैसे कोई ठंडी हवा उसकी स्किन को छू के चली गई।
वो कपकपाते हुए पूछती है, क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अब छोटा बच्चा थोड़ी देर तक तो शांत रहता है, उसके बाद वापस अपनी मम्मी के कान की तरफ झुक के बोलता है, मम्मी, क्योंकि जब भाई मर जाएगा तो पड़ोसियों से वापस हमारे लिए खाना आएगा। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी एंड हो चुकी है, बट स्टोरी का मॉरल एंड नहीं हुआ। एक्चुअली स्टोरी हम लोगों को इसीलिए दी गई है ताकि हम लोगों को समझाया जा सके कि खाना किसी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। वो खाना जिसे हम लोग वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारी मैरिजेज में या बहुत सारे मैरिज हॉल के आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा, मैरिज हॉल में बचा हुआ जो खाना जहाँ पे कूड़े में डाला जाता है, वहाँ पे कुछ जानवर उस खाने को खाते हैं। उन्हीं के साथ साथ कुछ बच्चे भी आप लोगों को दिख जाएंगे जो उस खाने को खा रहे हैं। सोचिए कितना ज़्यादा डरावना दृश्य होता है, कितना ज़्यादा भयंकर सीन वो होता है। उस खाने को, जिस खाने को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी की लाइफ का एक हिस्सा है। तो इसलिए इस कहानी में सिर्फ यही मैसेज दिया गया है, हर एक चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हम लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रही क्योंकि हमें वो चीज़ बहुत आसानी से और फ्री में मिल गई। लेकिन जिसके पास वो चीज़ नहीं है, वो सामान नहीं है, वो उसकी लाइफ का एक पार्ट है, वो उसके लिए सपना देखता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को वेस्ट करने से पहले, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाना हो, 1000 बार सोचिए कि जो खाना, जो पानी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के नसीब में भी वो नहीं है। कुछ लोग उसके लिए तरसते हैं। खाना हमने वेस्ट कर दिया क्योंकि हम लोग एक दुकान पे गए, पैसे देकर हम लोग खरीद के लेकर आ गए, लेकिन उस खाने के पीछे लगी हुई जो मेहनत है, वो आप सोचिए। एक किसान पूरे 6 महीने अपने खेत में फसल उगाता है, पसीना बहाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो फसल, वो जो खाना जो हमारी प्लेट में है, वो सिर्फ पानी से पैदा हो रहा है। वो खाना एक्चुअली उस किसान के पसीने से पैदा हो रहा है, उस किसान की मेहनत है। वो बेचारा रात भर वहीं पे सोता है। कितने जंगली जानवर का उसे खतरा है, कितने तरह के मच्छर काटने का उसे खतरा है। बारिश भी आ जाती है, आंधी तूफान भी आ जाते हैं, फिर भी वो अपने खेत में सोता है, अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करता है, अपनी फसल का। और उस फसल को हम क्या करते हैं, कुछ पैसे में हम लोग खरीद के लेकर आ गए और हमने बहा दिया नाली में, हमने डस्टबिन में डाल दिया। सिर्फ इतना समझिए कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल रही है उसके लिए हम लोग बहुत लकी है। भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की पूरी लाइफ का वो सपना है, कोई उस इतने से वेस्ट के लिए जो हम कर रहे हैं उसके लिए मरा जा रहा है। तो अगली बार से जहाँ भी आप लोग कोई भी चीज़ वेस्ट होती हुई देखें, वेस्ट कोई भी चीज़, चाहे वो पानी हो, पेपर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काटी जाती है क्योंकि शहर में सप्लाई करनी होती है। उन लोगों को पूछिए इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग 2-2 किलोमीटर से जाकर पानी लेकर आते हैं, सिर्फ पीने का पानी, नहाने का नहीं। तो इसलिए हम लोगों को चीज़ें मिल चुकी है बहुत आसानी से, तो हम लोगों के ऊपर कृपा है भगवान की, प्रभु श्री राम की। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है। और ऐसा नहीं है हम लोग एक एक के घर पे जाके पहुंचा दें। हम लोग अगर ऐसा करें तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ वेस्ट ना करें। इससे भी हम लोग उन लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसी के साथ आज का सेशन भी ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। सबसे मेन स्टोरी का मोरल समझ में आया होगा, स्टोरी क्या हमें बताना चाहती है वो समझ में आया होगा। अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।